गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मेट डिस्कस किया था, इस क्लास में हर एक आइटम को, टोटल हमारे पास 7 आइटम्स तक हैं, हर एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले चलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रिवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी के द्वारा जो रिवेन्यू कमाया जाता है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है बिजनेस के काम से। हर बिजनेस का अपना काम होता है, उसके काम से जो कमाया जाता है दैट इज रिवेन्यू। दैट इज एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन बाय द कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। वो एक्टिविटीज़ जो कंपनी करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे सेल क्या है? सेल लेस सेल्स रिटर्न फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के लिए जो भी माल बेचा जाता है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो वो कहलाएगी रिवेन्यू। सेल्स क्या कहलाएगी? रिवेन्यू कहलाएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फी अर्न्ड बाय अ सर्विस कंपनी। कोई एक सर्विस कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी है, उनके द्वारा जो चार्ज लिया जाता है सर्विसेज देने के बाद, वो उनका रिवेन्यू हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया जाता है एक फिनेंशियल कंपनी जैसे कि बैंक के द्वारा, वो उसका काम है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए या फिनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड का मिलना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सेल उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए फी अर्न करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जो भी जिसका बिजनेस है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो उसको आता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाता है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ये देखना होगा कि उस कंपनी का जिसका हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि वो उसका रिवेन्यू है या नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था अदर इनकम। अदर इनकम यानी जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे हटकर अगर वो कुछ कमाता है तो वो उसकी अदर इनकम है। ठीक है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रेडीमेड शर्ट बनाकर बेचती है, उसका सेल रिवेन्यू है। लेकिन सपोज कीजिए उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना कुछ पैसा किसी दूसरी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में शेयर्स में लगा रखा है और कुछ पैसा बैंक में एफडी करा रखी है। तो उसका काम तो नहीं है एफडी कराना या शेयर्स खरीदना, पर उसने इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस से हटकर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो उसके लिए अदर इनकम है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तभी हम पता चला सकते हैं कि वो दूसरी तरीके से जो प्रॉफिट कमा रहा है वो उसका अदर इनकम है। ठीक है, अ कंपनी बिसाइड्स अर्निंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक कंपनी अपनी प्रॉफिट कमाने के अलावा जो उसका काम है, ऑपरेशन मतलब जो उसका काम है, में अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और भी तरीके से पैसा कमाती है कंपनी। द सोर्स दैट आर नॉट इज बिजनेस एक्टिविटी, और वो जो तरीका जिससे वो पैसा कमाती है वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, these incomes are shown as other income in the statement of profit and loss। ऐसी ही इनकम को हम अदर इनकम कहते हैं जो उसकी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं होती है। द अदर इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम इसको इन वर्ड्स के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी बिजनेस के काम से जो नहीं होती है, एक्टिविटी से ना होकर किसी और सोर्सेज से हमें पैसा आता है। एग्जाम्पल ऑफ अदर इनकम्स आर, अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर कोई भी कंपनी अपनी फिक्स एसेट बेचती है, ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट होता है,
तो वो उसकी अदर इनकम है। तो आप जब इसके नोट्स बनाएंगे तो इसमें अदर इनकम के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, अगर आपने किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोविज़न बना रखा था तो उसे वापस करना है तो वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डल जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिला जो कि डूब चुका था, हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, कंपनी को मिला, वो अदर इनकम है। इंटरेस्ट अर्नड ऑन फिक्स डिपॉजिट, कंपनी ने बैंक में एफडी करा रखी है, उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट मिला। अब एफडी कंपनी ने करा रखी है किसी बैंक में तो वो उसकी अदर इनकम ही होगी, उसका काम तो कुछ और है। बाय नॉन फिनेंस कंपनी, यहाँ पर हम नॉन फिनेंस कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फिनेंस कंपनी कोई डिपॉजिट्स कराती है किसी जगह पर तो वो उसका काम कहलाएगा, बट नॉन फिनेंसिंग कंपनी यानी जो कि बैंकिंग नहीं है, बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स में डील नहीं करती है। डिविडेंड अर्न्ड बाय नॉन फिनेंसिंग, नॉन फिनेंसिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी, अगर उसको कोई डिविडेंड रिसीव होता है इसका मतलब उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था तभी डिविडेंड मिला, तो उसके लिए ये अदर इनकम है। लेकिन यही चीज़ एक फिनेंसिंग कंपनी के लिए या बैंकिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग होगी, रेवेन्यू होगा। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, किस नेचर की है। इन द केस ऑफ फिनेंस कंपनी, अगर वो फिनेंस कंपनी है यानी पैसे का लेन देन वाली कंपनी है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड उसको मिलता है, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसके लिए ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। और जबकि दूसरी कंपनीज के लिए यही चीज क्या होगी, अदर इनकम होगी। इट बीइंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या है कि किसी कंपनी में ये देखना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी अदर इनकम क्या है। इन दोनों को लिखने के बाद फिर इन दोनों का हम टोटल करते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब आपने देखा इन दोनों को लिखा, इन दोनों का टोटल यहाँ आ गया, फिर इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर अब हम शुरू करते हैं खर्चे। खर्चे में सबसे पहला खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। यहाँ याद रखिएगा ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना कच्चा माल कंज्यूम किया है आपने बिजनेस में, उसका खर्चा, उसका प्राइस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसी से रिलेटेड इसको कैसे निकाला जाता है, आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये इलिस्ट्रेशन नंबर 44 है, इसमें कहते हैं कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग। और क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमें तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल चाहिए। मटेरियल परचेज, ये आएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, यहाँ ओपनिंग कितना है 1,50,000, यहाँ लिख दिया, प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल कितना है 15 लाख, ये वाला फिगर भी हमने लिख दिया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 2,50,000, ये लिख दिया। फिर यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो हमने नहीं लेना क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना ही मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो जब मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो उसी से रिलेटेड डाटा चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बस ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वाला फॉर्मूला निकलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद अगली आइटम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सपोज आप कच्चा माल नहीं खरीदते, कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ बना बनाया माल खरीदती हैं और बेचती हैं, ट्रेडिंग करती हैं।
कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कच्चा माल खरीद कर बनाकर बेचती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कच्चा माल भी खरीदती हैं, बना बनाया भी खरीदती हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जैसा गिवन होगा वैसे करना होगा। अब ये है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या चीज़ है, आपको बस इतना ही याद रखना है। 1 नंबर में अगर आ जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर रीसेलिंग। जो माल कंपनी ने खरीदा है बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, चलिए एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया। थर्ड पार्ट इसका है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में जो चेंजेस आते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर या स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना चेंज आया, तो स्टॉक में चेंज ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना चेंज आया उसका निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनमें से किसी का भी हो, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो मैंने आगे लिख ही दिया है, लेकिन एक बार इस पैराग्राफ की रीडिंग भी कर लेते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में चेंज, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री यानी स्टॉक में चेंज, एंड स्टॉक इन ट्रेड मीन्स इनमें जो चेंज है इसका अर्थ है द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ठीक है, ऑफ फिनिश गुड्स, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो या स्टॉक इन ट्रेड का हो। तो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो आपको इसके अंदर बस वो फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम एक प्रैक्टिकल से भी समझ सकते हैं। प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स फॉर चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री का वर्किंग नोट बनाओ ऑफ बेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट दिखाया जाएगा अगेंस्ट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब इसमें से कितना अमाउंट हम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया है तीनों तरह का माल है, कच्चा माल फिनिश गुड्स है, आधा बना माल है या स्टॉक इन ट्रेड है जो आप फिनिश डील कर रहे हैं। तो ओपनिंग या जैसे 2,50,000 से 2 लाख आया तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 50,000 आया। तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम कितना दिखाएंगे 50,000। इसका यहाँ कितना चेंज आया 450 से 5 लाख। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ तो माइनस का फिगर बड़ा आएगा, माइनस का 50,000 आएगा। यहाँ पर 750 माइनस 7, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ प्लस का 50, यहाँ पर भी प्लस का 50, यहाँ पर भी प्लस का 50, यहाँ माइनस का 50 आया। इसको हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट कैसे बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स इस तरह से। चेंज इन इन्वेंट्री लिखा, फिनिश गुड्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा तो 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा तो माइनस के 50,000 तो ब्रैकेट में लिख दिया आपने। ये देखिए ऊपर वाले का प्लस का 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा तो ये ब्रैकेट में लिखा माइनस के 50,000। स्टॉक इन ट्रेड का भी करा तो प्लस 50,000। अब हम इन्हें जितना भी चेंज इन इन्वेंट्री आया है इन तीनों को सम करा, ये 2 प्लस के हैं 1 माइनस का है, तो आपकी नेट फिगर 50 आई। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये नेट फिगर दिखाते हैं 50,000। ठीक है, कहाँ पर ये जो 50,000 आया है तो चेंज इन इन्वेंट्री जो है इसमें ये 50,000 दिखाया जाएगा। ठीक है, पिछले करंट ईयर का और पिछले साल का जो भी होगा वो दिखाया जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री भी हो गया। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हैं। यस बेटा,
एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट जाता है उनकी बेनिफिट के लिए, जो भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जैसे वेजिस, सैलरीज, ये बात तो आप जानते हैं। फैक्ट्री वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजिस, वर्कर्स को वेजिस दिया जाता है, ऑफिस एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जाती है, बोनस दोनों को दिया जाएगा, फैक्ट्री वालों को भी, ऑफिस वालों को भी। लीव एनकैशमेंट, छुट्टी के बदले में पैसा, अगर कोई छुट्टी नहीं लेता है तो उसके बदले में कैश का देना। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ की वेलफेयर के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में बी फर्दर शोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को भी हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ये बात हम 11th में भी सीख चुके हैं। जो खर्चा माल को बनाने में लगता है एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा वो डायरेक्ट होगा, जो माल को बेचने के लिए किया जाएगा वो इनडायरेक्ट होता है। तो इन्हीं खर्चों में से अगर हम इस टेबल को देखें तो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है सबसे पहले वेजेस, क्योंकि वहाँ मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स, और ऑफिस स्टाफ को क्या दी जाती है, सैलरीज। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है, और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। बोनस दोनों को ही दिए जाते हैं, तो वर्कर्स को दिए जाएंगे तो बोनस डायरेक्ट है, एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे बोनस तो वो इनडायरेक्ट है। वर्कर छुट्टी नहीं करेगा तो उसका लीव एनकैशमेंट जो है वो डायरेक्ट आएगा। अगर कोई ऑफिस स्टाफ छुट्टी नहीं करता तो उसके बदले में जो दिया जाएगा वो इनडायरेक्ट है। तो यही तीनों चीज़ें ऊपर हैं, बट ये फ़र्क क्या है, ये वर्कर्स को दिया जाएगा, ये ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो इनडायरेक्ट है, अदरवाइज ये डायरेक्ट है। फिर आता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये हमारा क्या है, जो ऑफिस स्टाफ है उसकी वेलफेयर की एक्सपेंसेस के लिए जो किया जाएगा। देन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके बताओ, इसमें कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बोनस में या लीव एनकैशमेंट में, तो उसमें आपको देख लेना है कि वो वर्कर्स को दिया जा रहा है, मजदूरों को तो डायरेक्ट है, ऑफिस स्टाफ को दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का नेट इफेक्ट आता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हो गए। अब आता है फिनेंस कॉस्ट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। फिनेंस कॉस्ट में क्या आता है, अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। फिनेंस कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरिंग्स। उधार के ऊपर जो कंपनी का खर्चा पड़ता है, जब कंपनी उधार पैसा लेती है, बोरिंग करती है, दैट इज लोन टेकन बाय इट, कंपनी के द्वारा लोन लिया जाता है, ठीक है। इट देयरफॉर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग, तो इसका मतलब उस उधार पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज अ फिनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है फिनेंस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड, सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं आता है, इट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द बोरिंग सच एज लोन प्रोसेसिंग फी। इसके अलावा कभी कभी जब हम बैंकों से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए, उसकी प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ फॉर्म्स लेने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके अंदर कुछ चार्जेस अगर लगते हैं, फ़ी लगती है, लोन प्रोसेसिंग फ़ी। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, एक हो गया लोन प्रोसेसिंग फ़ी। या जब हम डिबेंचर भी एक तरह का लोन है, उसको इशू करते हैं डिस्काउंट पर,
तो कंपनी को कम पैसा आता है, वो जो डिस्काउंट है वो भी एक तरह का लॉस है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी फिनेंस कॉस्ट है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो प्रीमियम हमने डिबेंचर का पैसा वापस करते समय देना है, ये भी एक घाटा है, लॉस है, ये भी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तो देखिए ना, फिनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, चाहे वो लोन है, चाहे वो डिबेंचर है, चाहे वो बॉन्ड है। लोन प्रोसेसिंग फी 2 नंबर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी लॉस फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। फिर इसके बाद आता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। एज दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर बोरिंग, ये सारा खर्चा कंपनी ने बोरो करने के चक्कर में किया है, ठीक है। हाउएवर बैंक चार्जेस आर नॉट शोन अंडर फिनेंस कॉस्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, बैंक अगर कोई चार्जेस चार्ज करता है वो फिनेंस कॉस्ट नहीं कहलाता है, बट आर शोन अंडर, उसे कहाँ दिखाते हैं, अदर एक्सपेंसेस। दे बीइंग एन एक्सपेंस फॉर सर्विस अवेल्ड फ्रॉम द बैंक, वो एक तरह से बैंक हमारे लिए जो सर्विसेज देता है उसका खर्चा है, इसलिए हम इसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। इसको मैंने अलग ऑरेंज कलर से करा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ बच्चे गलती करते हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं इनको अपने नोट्स में अलग अलग पॉइंट करके लिख कर रख लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका यूज़ कैश फ्लो के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका फिनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें क्या आता है, और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दोनों की डिटेल करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, इज बीइंग कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। Depreciation is the fall in the value of fixed asset due to its usage or effects of time or obsolescence. किसी फिक्स एसेट को यूज़ करने से, समय बीतने से या पुरानी होने से उसमें जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट पे लगता है वहाँ आ जाएगा, बिजनेस के लिए लॉस है। अब आता है एमोर्टाइजेशन, जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है। Loss being cost of intangible fixed assets written off over their estimated useful life, ठीक है। तो किसी भी इंटेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू कम हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है, उसका रिटर्न ऑफ होना। जैसे पेटेंट राइट है, आपको 100 साल के लिए किसी प्रोडक्ट को बनाने का राइट मिला, तो जैसे जैसे साल खत्म होता चला जाएगा तो उसका